उर्वा की ज़िंदगी का ये गुज़िश्ता एक हफ़्ता उसकी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन साबित हुआ था अरसा। अज़ियत, ज़िल्लत, हद तक और वहशियाना सलूक। वो कभी कभी बेतहाशा रोती और कभी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ पर पत्थर की तरह बन जाती। रोहान ने इसे एक हफ़्ते में उस मासूम लड़की को ज़िंदगी की बदतरीन तलखियों से रूशनास करवाया था। उर्वा का जी चाहता कि रोहान उसे एक ही मर्तबा जान से मार दे। वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। वो ज़िंदगी में कभी भी अपने माँ बाप भाइयों का सामना नहीं करना चाहती थी। हर वक्त शोक क्यों मनाती रहती हो डार्लिंग? वो गुनगुनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उर्वा को खिड़की के पास खड़े आंसू बहाते देखकर बदमजा होता बोला। मगर उर्वा के वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई। तुम मेरी किसी बात का पहली बार में जवाब क्यों नहीं देती? जानती हो ना तुम्हारी ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है। वो उसके करीब आता अब वाकई गुस्से में था। आपको कब गुस्सा नहीं आता? मेरा बोलना, मेरा ना बोलना, हर बात ही आपको गुस्सा दिलाती है। वो ढीले ढाले से कुर्ते और ट्राउजर में मलबूस सीने पर हाथ बांधे खिड़की से बाहर देख रही थी और बोलते हुए भी उसने रोहान को नहीं देखा। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, इसी जुबान की वजह से मार खाती हो तुम, वरना मेरा नहीं दिल करता कि हर वक्त मारता रहूं तुम्हें। उसकी कलाई को सख्ती से शिकंजे में लेता वो उसका रुख अपनी तरफ करके घुर्राया था। बुज़दिल मर्द औरत पर हाथ उठाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। रोहान शाह साहब, वो उसकी आंखों में देखती ठहरे हुए अंदाज में बोली, लगता है हुरैन मामी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि शोहर से बात कैसे करते हैं। वो उसका बाजू दबाता दबी दबी आवाज में गुर्राया, मेरी मॉम ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की थी, मगर उन्होंने जुल्म के खिलाफ बोलना भी सिखा दिया था मुझे। बाजू के दर्द से आंखों में आंसू आने से उसने दोबारा आंखें झपकाई थी। कौन सा जुल्म किया है मैंने तुम पर? हाँ, जब तुम ये जबान चलाती हो ना मेरे सामने, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। वो अब दूसरे हाथ से उसका चेहरा दबोच चुका था, क्योंकि आप सच नहीं सुन सकते, और सच यही है कि आप कमज़ोर मर्द हैं। हाँ, आप कमज़ोर मर्द हैं जो एक लड़की की बेबसी और मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अल्फाज उर्वा की जुबान पर थे कि एक जोरदार तमाचा उसके रुखसार को लाल कर गया। इंतहाई बदतमीज लड़की हो तुम। वो अब उसे मुसलसल गालियां बक रहा था, जबकि उर्वा अपनी आंखें बंद किए अपने लिए इंतहाई गलीज अल्फाज रोते हुए सुन रही थी। छोड़े मुझे, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, दिल कर रहा है कि हाथ पांव के साथ जुबान भी काट दूं। वो उसके चेहरे को करीब लाकर नफरत से बोला, काट दे, ऐसा करे मार दे मुझे, फिर आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। वो अब उसकी गिरफ्त में मचलती हुई चीखी थी, तुम्हें मार दिया तो मेरा दिल कौन बहलाएगा? बताया है मैंने तुम्हारे भाई को कि तुम्हारी कुर्बत कितनी पसंद है मुझे। वो कहका लगाते हुए बोला, जबकि उर्वा ने उसकी बेबाकी पर अफसोस से उसे देखा। खुदा मेरे एक एक आंसू का हिसाब लेगा। वो अब दर्द से कराहती रोने लगी। इतने दिन से तुम्हारी बददुआएं ही सुन रहा हूं मैं। बहुत ही कोई ढीठ लड़की हो, इतनी मार खाती हो मुझसे, फिर भी जुबान चलाती हो मेरे सामने। वो अब उसे फर्श पर धक्का देकर ठोकरें मारना शुरू हो चुका था। अरशा ने रोहान का नंबर ट्रेस करवा दिया था, जिसकी लोकेशन मालूम होने के बाद वो सारे काम छोड़ छाड़ कर शाजिल की बताई हुई जगह पर रवाना हुआ। ये एक एक पल उसके लिए अजियत से कम नहीं था। उसकी बहन एक बेहिस मतलब परस्त शख्स की दस्तरस। अरशा ने रोहान का नंबर ट्रेस करवाया था, जिसकी लोकेशन मालूम होने पर वो अपना सब काम छोड़ छाड़ कर शाजिल की बताई जगह पर रवाना हुआ था। ये एक एक पल उसके लिए अजियत से कम नहीं था। उसकी बहन एक बेहिस मतलब परस्त शख्स की दस्तरस में थी, जो यकीनन उसके साथ नरमी तो हरगिज नहीं बरत रहा होगा। वो जब उस जगह पर पहुंचा जहां रोहान ने उर्वा को रखा हुआ था, तो उसे वहां पहुंचकर मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि रोहान उर्वा को वहां से लेकर पहले ही रवाना हो चुका था। घर का लॉक तोड़ने के बाद जब वो घर में दाखिल हुआ तो घर का हुलिया बता रहा था कि कुछ वक्त पहले यहाँ कोई मौजूद था। गुस्से के आलम में अरशा ने शीशे की मेज को ठोकर मारकर तोड़ दिया। उसे नहीं मालूम था कि रोहान इस कदर शातिर दिमाग रखता है। अभी वो इसी बात पर गौर व फिक्र कर रहा था कि अब वो उर्वा को कहाँ लेकर जा सकता है। इतने में उसका मोबाइल बज उठा। हेलो, पहुंच गए साले साहब? रोहान की तंजिया आवाज़ अर्श के कानों में पड़ी तो उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। रोहान, मेरी बहन कहाँ है? वो यकसू उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगा। जवाब में रोहान ने कहका लगाया, तुम मेरा नंबर ट्रेस करवाओगे, ये मैं बात जानता था। अर्शा, मगर तुम जानते हो तुमने मेरा पीछा करके कितनी बड़ी गलती की है? अब रोहान निहायत संजीदा सा बोला। रोहान, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, उर्वा को छोड़ दो, मासूम है वो। तुम्हें मुझसे मसला है ना, तो मुझसे मुकाबला करो, बुज़दिलों की तरह उर्वा का इस्तेमाल मत करो।
वो मध्यम सा बोला था। दिल तो अपनी बहन के लिए तड़प रहा था। अर्शा, अब तुम्हारी बहन की जिंदगी मजीद तकलीफों से भरने वाली है। वो अर्श की हालत का मजाक उड़ा रहा था। वो बेकसूर है रोहान शाह, उसे कुछ मत कहना प्लीज। अर्श का अंदाज इल्तजाई हुआ था। वो बेकसूर नहीं है अर्शा, वो एक बदकिरदार लड़की है, ना महरमों से रात की तारीकी में मुलाकातें करती है। रोहान ने नफरत भरे अंदाज में कहा, बकवास बंद करो रोहान, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी अगर मेरी मासूम बहन पर कोई तोहमत लगाई तुमने। रोहान की जुबान से निकला जहर सुनकर अर्श आपे से बाहर हो गया। वो कैसे इतना गलत बोल सकता था। सच यही है अर्शा, तुम और तुम्हारी बहन दूसरों को धोखा देते हो। तुमने दूसरी शादी करके मेरी बहन को धोखा दिया और तुम्हारी बहन अपने दिल में जाने कितने आशिक रखती है। वो अपने निकाह से पहली एक रात याद करते हुए बोल रहा था। शट अप, तुम मेरी बहन के लायक ही नहीं हो। डैड के फैसले से आज मुझे नफरत हो रही है। डैड के फैसले से आज मुझे नफरत हो रही है। मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। तुम में जरा गैरत नहीं। वो तुम्हारी बीवी है, इज्जत है तुम्हारी, और तुम दूसरे के सामने उसके किरदार की धज्जियां उड़ा रहे हो। अर्शा लहजे में हकारत लिए गुर्राया। यही सच है और सच कड़वा ही होता है अर्शा, वो चीख कर बोला। और तुम क्या हो रोहान, मेरे डैड ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने उनकी बेटी को तकलीफों में रखा हुआ है। अर्शा के अंदाज में अजियत ही अजियत थी। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है अर्शा। रोहान ने सटपटाते हुए बात का रुख बदला। उर्वा तो ठीक है ना, प्लीज रोहान उसे कोई तकलीफ मत दो, वो बेकसूर है हर मामले में। वो बेहद परेशान हुआ। तुम्हें यह सुनकर अफसोस होगा अर्शा, मैं और उर्वा इस वक्त पाकिस्तान से बहुत दूर आ चुके हैं, वो मज़े से बता रहा था। जबकि अर्श शाह बेयकीनी की कैफियत में था कि क्या, अब मैं उर्वा को तभी छोड़ूंगा जब तुम मरियम की जान छोड़ोगे। वो मजीद गोया हुआ। उसका इरादा पुख्ता था। अब तुम्हारे कहने पर मैं मरियम को छोड़ दूं, मजाक समझ रखा है हमारी जिंदगी को। मोबाइल स्पीकर पर अर्शा की धाड़ती हुई आवाज़ गूंजी। पहले मैं कह रहा था कि तुम अपनी दूसरी बीवी को तलाक दो, मगर अब मैं कहता हूँ कि तुम मरियम को छोड़ो। तुम उसके काबिल ही नहीं हो। तुमने बेवफाई की है उसके साथ। अब जब तक तुम मरियम को नहीं छोड़ोगे, तुम अपनी बहन की आवाज़ सुनने से भी तरसोगे। वो सफाकियत से बोल रहा था। मरियम मेरी बीवी है, उसे तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, और उर्वा को तुम्हारी कैद से जल्द ही आज़ाद करवाऊंगा मैं रोहान। वो कहकर कॉल काट चुका था। रोहान से किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। वो जामिन शाह का हर एहसान भूल चुका था। वो भूल चुका था कि अगर जामिन शाह उनके सर पर शफकत भरा हाथ ना रखते तो आज वो सड़कों पर रुल रहा होता। रुख मोड़े लेटी रोहान की कॉल पर गुफ्तगू सुनती उर्वा ने दुख से आंखें मीच ली। वो उसे उसके घर वालों से बहुत दूर ले आया था। वो बस इतना जानती थी कि वो इस वक्त अमेरिका में है। अभी वो अर्श के सामने जिस तरह उसके किरदार को दो कोड़ी का कर रहा था, उर्वा का जी चाहा वो खुद को खत्म कर ले, या फिर खुदा उसकी समात की हिस्से छीन ले। कम अज कम वो रोहान की जुबान से निकले गलीज अल्फाज और तोहमतें तो ना सुन पाएगी ना, जो उसकी रूह में कील पैवस्त कर रहे थे। लबों पर हाथ रखे वो बेसाख्ता निकलने वाली सिसकियों का गला घोंट रही थी, वरना जानती थी कि अगर रोहान के कानों में उसके रोने की आवाज़ गई तो वो फिर से आग बगूला हो जाएगा। जबकि रोहान मोबाइल साइड पर रखता, एक नज़र करवट लिए लेटी उर्वा को देखकर छत को घूरने लगा। उसे अब कल का मंजर याद आया जब उर्वा ने पहली बार उसके सामने हाथ जोड़े थे कि वो उसे कहीं दूर ना लेकर जाए, या कम अज़ कम एक मर्तबा उसके घर वालों से मिलवा दे। वो इतने दिनों में कभी भी ऐसे मिन्नतें नहीं करती थी, बल्कि उसकी आंखों में देखकर हर बात का जवाब देती थी। कल उसे उर्वा की सिसकियों ने झंझोड़ कर रख दिया था, मगर वो फिर भी बेहिस बना रहा और सख्ती से उसका चेहरा दबोच कर उसे वार्निंग दी थी कि एक लफ्ज़ भी जुबान से मत निकालना। वो उस वक्त इतनी डरी हुई थी कि वाकई फिर खामोश आंसू बहाती रही। जबकि उसकी जुबान पर कुफ्ल लग चुका था। वो समझ चुकी थी कि अब वो अपनों से बहुत दूर आ चुकी है। यहाँ उसकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह घर लौटा था। बिखरा बिखरा सा वजूद सामने ही अमल सोफे पर बैठी थी। वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करता अपने कमरे की सिमत बढ़ गया, जबकि अमल ने चौंक कर उसे देखा। आज वो उसे बहुत थका हुआ लगा था। अमल ने दुपट्टा दुरुस्त किया और किचन में आकर पानी का ग्लास भरा और अर्श के कमरे की सिमत बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा खोला पाकर दस्तक दिए बगैर कमरे में दाखिल हुई और बूट समेत उसे बेड पर लेटा, आंखों पर बाजू जमाए साकित पड़ा देखा था। शाजी
बेसाख्ता अमल ने उसे पुकारा। बेसाख्ता अमल ने उसे पुकारा, जबकि अमल की पुकार पर अर्श ने आंखों पर रखा बाजू हटाकर एक झटके से सर उठाया। अपने सामने पानी का ग्लास थामे खड़ी अमल को देखकर वो तज़बज़ब का शिकार हुआ, क्योंकि अमल उसके कमरे में पहले कभी नहीं आई थी। कोई काम है? अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जबकि अमल को अर्श शाह की आंखों के किनारे कुछ भीगे हुए से लगे। आप ठीक नहीं लग रहे मुझे, प्लीज़ ये पानी पिए। वो चंद कदम आगे बढ़ती हुई बोली। अब उन दोनों में चंद इंच का फासला था। अमल, मुझे अकेला छोड़ दो। अंदाज आज भी सर था, मगर आज अमल को बुरा नहीं लगा, बल्कि उस पर तरस आ रहा था। जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे अर्श रो रहा है। वो उसी तरह लेटा हुआ था, निगाहें छत की सिमत थी। अमल ने आगे बढ़कर ग्लास साइड टेबल पर रखा और अर्श शाह के कदमों की तरफ आई और उसके बूट उतारने लगी। जैसे ही अर्श ने अमल के हाथों का लम्स अपने बूट्स पर महसूस किया, एक झटके से उठ बैठा, जबकि उसके अचानक उठने पर अमल भी उछलकर पीछे हुई। क्या कर रही हो ये तुम? कौन सा खेल है अब ये तुम्हारा? वो गुस्से में बोला। आप मुझे इतना गलत क्यों समझते हैं? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। मैंने आपका, मरियम का, सब घर वालों का बहुत दिल दुखाया है। मैं शर्मिंदा हूँ सब पर। मुझे एहसास है कि मुझसे गलती हुई थी, बल्कि गुनाह हुआ था। मगर प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैं भी अजियत में हूँ सबसे दूर रहकर। वो रोने लगी थी। अर्श ने उसके चेहरे को गहरी निगाहों से देखा, मगर उसे उसके आंसू वाकई सच्चे लगे। आपने उस रात मुझे बहुत बड़ी रुसवाई से बचाया था, मुझे बेआबरू होने से बचाया था। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। वो रोते हुए बोलती जा रही थी। अमल, मुझे अकेला छोड़ दो। अर्श शाह ने निगाहों का रुख दूसरी जानिब करते हुए दो टोक अंदाज में कहा। आप प्लीज़ पानी तो पी लें। वह पानी का ग्लास दोबारा हाथ में लेती अर्श को पेश करती बोली। चेहरे पर अभी भी आंसू चमक रहे थे, जबकि अर्श ने माथे पर बल डाले पानी से भरा ग्लास अमल से लेकर फर्श पर दे मारा। उसकी इस हरकत पर अमल सहम कर अपनी जगह साकिन हुई थी। कह रहा हूं ना तुम्हें, अकेला छोड़ दो मुझे। एक बार कहीं बात समझ नहीं आती तुम्हें? जानती हो तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी बहन किस अजियत से गुजर रही है। नहीं, बल्कि इसमें तुम्हारी गलती ही नहीं है, मेरी गलती है। मुझे तुमसे निकाह करना ही नहीं चाहिए था। न मैं तुम्हारे साथ निकाह करता और न रोहान उर्वा से निकाह करता। वो धाड़ते हुई आवाज़ में बोला था, जबकि अमल उसके अल्फाज में उलझ गई। क्या मतलब उर्वा का निकाह? उसने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, जबकि अर्श ने बेजारी से सर झटका। अमल, इससे पहले मैं अपना जब्त खो दूँ, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से। वो यकदम फिर से धाड़ा तो अमल ने फर्श पर बिखरा कांच समेटा और अर्श की अजियत को समझने लगी, जबकि उसके दिमाग में फ़ौरन अशल का ख्याल आया। वो जानती थी उर्वा और अशल एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर ये रोहान बीच में क्यों आ गया? इस दौरान अर्श उसे कांच समेट कर जाता हुआ देख दोबारा लेट चुका था। मॉम, ये खाना खा लें प्लीज़। वो हुरैन के कमरे में उसे खाना देने आई थी। हुरैन ने एक नज़र उसे देखकर महज सर हिलाया। उनके साथ रामीन और पुप्पो भी बैठी हुई थी, जबकि मरियम वापस मुड़ने लगी जब हुरैन ने उसका हाथ थाम कर उसे पुकारा। मरियम बेटा। जी मॉम। वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। तुम्हारी रोहान से बात हुई? कुछ बताया उसने कि उर्वा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ममता की तड़प उनके हर अंदाज से वाजे थी, जबकि मरियम ने नदामत से सर झुका लिया। उसके पास उनके लिए तसल्ली के कोई लफ्ज़ नहीं थे, क्योंकि रोहान का नंबर मुसलसल बंद था। कोई बात नहीं बेटा, तुम शर्मिंदा मत हो। मरियम का खामोशी से सर झुका लेना, हुरैन ने उसके गाल थपकते हुए कहा। रामीन ने भी मरियम का उतरा हुआ चेहरा देखा। उस बच्ची की जिंदगी में खुशियां कम मुद्दत के लिए क्यों होती हैं? जबकि फुफ्फो बिल्कुल खामोश थी। सॉरी मॉम। उनके प्यार भरे अंदाज पर उसकी आवाज़ भीगी थी। अरे इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुमने थोड़ी कुछ किया है। अर्श ने तो नहीं कहा कुछ तुम्हें। वो उसे अपने पास बिठाती प्यार से इस्तफसार करने लगी, जबकि उनके सवाल पर मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया। देखो बेटा, इस बार अर्श आए तो तुम उसके साथ जाओगी, इनकार मत करना। बेटा, बीवी अपने शोहर के साथ ही अच्छी लगती है। हुरैन ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा। और हाँ मरियम, एक बात याद रखो, तुम रामीन और अली की बेटी हो। कभी भी रोहान के किए गए अमल पर खुद को कसूरवार मत समझना। इस मर्तबा रामीन ने उसके हाथ पर दबाव डालते अपनायत का एहसास दिलाते हुए कहा। मरियम ने सरशारी से उन दोनों को देखा। सामने बैठी दोनों हस्तियों ने उसे माँ जैसा प्यार दिया था। वो कुछ देर उनके पास बैठने के बाद अपने कमरे में चली गई। अर्श से उसकी रोज़ बात होती थी, मगर कुछ दिन से अर्श उसे बहुत परेशान लग रहा था। यकीनन वो उर्वा की वजह से फिक्रमंद था। जामिन मामू भी घर में कम नज़र आते, वो भी बहुत परेशान रहते थे। रोहान ने ये सब ठीक नहीं किया था।
अभी वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसका मोबाइल बजने लगा। ये तो बाहर का नंबर था। मरियम ने झट से कॉल उठाई। हेलो मरियम, कैसी हो? रोहान की आवाज़ सुनकर मरियम ने गहरा सांस लिया। आपने जो कुछ किया है उसके बाद कैसी हो सकती हूँ मैं भाई? उसके अंदाज में नाराज़गी वाज़ेह थी। अर्श ने कुछ कहा है तुम्हें या किसी और ने? बताओ मुझे। वो फिक्रमंद हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। यही तो मसला है भाई। इतना कुछ हो गया लेकिन शाहजी ने, हुरैन मॉम, जामिन मामू, किसी और ने भी कुछ नहीं कहा मुझे। फिर आपने ऐसा क्यों किया भाई? वो लहजे में दुख लिए बोल रही थी। मैंने क्या किया मरियम? वो अनजान बना पूछ रहा था। उर्वा को निकाह के बाद कहाँ ले गए आप? उसकी रुखसती करवा कर लेकर गए हैं या फिर अगवा कर लिया है आपने उसे? बताएं भाई, कहाँ हैं आप? उर्वा कहाँ है? वो बेचैनी से पूछ रही थी। भाई का हाल भी नहीं पूछा तुमने और बस उर्वा की फिक्र कर रही हो। वो बात बदल कर बोला। भाई ये लोग हमारे मसीहा हैं। इन्होंने हमें मुश्किल वक्त में सहारा दिया है। यकीन करें, रामीन मामा ने मेरी खातिर अपनी बेटी से अब तक बात नहीं की। हुरैन मॉम रोज़ सिर्फ एक सवाल पूछती हैं मुझसे कि रोहान से बात हुई, उर्वा कैसी है, और मेरे पास उनके सवाल का जवाब नहीं होता। शर्मिंदगी से सर झुका लेती हूँ और वो फिर भी मुझे तसल्ली देती हैं कि तुम शर्मिंदा मत हो बेटा। और अर्शा, वो इतने प्यार और मोहब्बत से मुझसे बात करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। इतने सब के बाद भी आपका अंदाज नहीं बदला। फिर भी अगर मैं इन लोगों के प्यार और खुलूस की कदर ना करूं तो मैं इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। वो जिंदगी में पहली बार इतने गुस्से में बात कर रही थी रोहान से। रोहान ने उसके अल्फाज पर गौर किया। मतलब वहाँ किसी का भी मरियम के साथ रवैया नहीं बिगड़ा था। मगर अर्शा ने दूसरी शादी तो की है ना? उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है मरियम। अपनी आंखों से अर्श की मोहब्बत की पट्टी उतार कर देखो तो तुम्हें एहसास हो कि उसने तुम्हारी जगह किसी और को दे दी है। वो उसे अपने अंदाज में हकीकत से रुशनास करवा रहा था। वो मेरा और अर्श का मामला है भाई। आप उर्वा को लेकर फौरन हवेली आए। वो दो टोक हुई थी जबकि रोहान हैरत ज़दा हुआ। अपना ख्याल रखना मरियम, वो कहकर कॉल काट चुका था जबकि मरियम भाई भाई कहती रह गई। रोहान? कौन रोहान? ओ, वो कांच डस्टबिन में फेंक कर किचन की जानिब बढ़ी, मगर दिमाग में मुसलसल अर्शा की बातें गर्दिश कर रही थी। वो बुरी तरह उलझी हुई थी। रोहान कौन है? एक मिनट में उसे समझ आ गई थी कि अर्श किस रोहान की बात कर रहा है, मगर उससे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि रोहान का निकाह उर्वा के साथ कैसे हो सकता है। ये इतने साल बाद रोहान पाकिस्तान क्यों आया है? और अगर आ भी गया है तो उर्वा से निकाह? और अशल मेरा भाई, वो तो उर्वा को बहुत चाहता था, और उर्वा कैसे हो गया ये सब? अर्श के कहने का क्या मतलब था? मेरे और अर्श के निकाह की वजह से रोहान ने उर्वा से निकाह किया? ऐसा क्यों किया उसने? और अशल कैसा होगा? वो बुड़बुड़ाते हुए किचन में ही टहलने लगी। किससे मालूम करूं सारी बात? कोई मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं करता। छोटी दादो, हाँ उन्हें फ़ोन करती हूँ। वो छोटी दादो का ख्याल आते ही कमरे की सिमत बढ़ी थी। अपने मोबाइल पर उनका नंबर डायल करके वो कॉल पिक करने का इंतज़ार करने लगी। हेलो, कौन? स्पीकर से छोटी दादो की आवाज़ उभरी तो अमल ने गहरा सांस लिया। छोटी दादो, इतने दिन की तन्हाई काटने के बाद किसी अपने की आवाज़ सुनकर खुद ब खुद उसकी आवाज़ में नमी आ गई। अमल मेरी बच्ची। छोटी दादो अमल की नमी में भीगी आवाज़ सुनकर तड़प उठी। दादो, वो उन्हें पुकारती रो पड़ी। हाय दादी सदके, मेरी बच्ची क्यों रो रही है? वो बहुत नरमी और बहुत मोहब्बत से बोली। दादो, आप सबकी बहुत याद आती है। वो रोते हुए बोली। तो मेरा बच्चा आ जाओ ना, अर्श से बोलो तुम्हें भी साथ लाया करे हवेली। अकेली बीवी को क्यों छोड़कर आता है पीछे? वो उसकी भीगी आवाज़ सुनकर बोली। दादो ये सब छोड़ें, मुझे आप ये बताएं कि रोहान क्यों आ गया अचानक पाकिस्तान, और उर्वा से शादी हुरैन खाला ने ये सब कैसे होने दिया? उर्वा और रोहान का मैच ही नहीं बनता, और अर्शा ने ये सब कैसे होने दिया? वो आंसू पोंछती लहजे में हैरत और तजस्सुस लिए पूछ रही थी। दूसरी जानिब छोटी दादो ने सर दाह भरी। खुदा पूछे उस रोहान को। अमल, उसने हम सबको 8-8 आंसू रुलाया है। मेरा जामिन बड़ी अजियत में है, और हुरैन, वो तो बेटी की जुदाई में घुलती रहती है। सारा घर उर्वा की फिक्र में है। जाने हमारी बच्ची को कहाँ लेकर गया है वो। दादो की आवाज़ और लहजे दोनों में ही दुख बोल रहा था, जबकि उनकी बात सुनकर अमल को मज़ीद परेशानी हुई। क्या मतलब दादो, कहाँ लेकर गया है? वो हैरत ज़दा सी पूछने लगी। कुछ मालूम नहीं बेटा,
अर्श दिन रात एक कर रहा है मगर कुछ पता नहीं चल रहा। मजीद उनसे बोला ना गया और वो रो पड़ी। दादो, आप सब मरियम से बोले ना कि वो रोहान से पूछे कि उर्वा कहाँ है। वो भी परेशानी से बोली, अरे कुछ नहीं मालूम मरियम को, वो बच्ची तो खुद नजरें चुराई फिरती है। छोटी दादो की बात सुनकर वो खामोश हो गई। फिर चंद मजीद बातों के बाद गुफ्तगू तमाम हुई। उर्वा के जाने से शाह हवेली में ऐसी उदासी थी कि भरी हुई हवेली में हर कोई खामोश रहता था। ज़रूरत के तहत एक दूसरे को मुखातिब किया जाता। जामिन शाह ज़्यादा वक्त घर पर रहता मगर घर वालों से पर्दा पोश स्टडी रूम में। हुरैन को किसी की तसल्ली भी चैन नहीं लेने दे रही थी। रामीन और मरियम की बारहा कोशिशों के बावजूद वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती। अशर गम गुस्से की कैफियत में था, जिसकी वो छोटी बहन के साथ साथ दोस्त भी थी। अली और छोटी दादो भी रोज़ आते मगर फिर खामोशी से वापस मुड़ जाते। अशल हर रोज़ उर्वा का पता लगाने निकलता मगर जाने वो कहाँ थी। वो रोज़ नाउमीद लौटता, न खाने पीने का होश न दुनिया के किसी काल का उसे होश था। रामीन बेटे की ये हालत देखकर अलग परेशान। उर्वा, एक बार आ जाओ प्लीज़। देखो तुम्हारी बात मानी थी ना मैंने, अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया था कि तुम खुश रहो जिससे, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारे बाबा की मोहब्बत के आड़े आ रही थी। फिर खो क्यों गई हो तुम? प्लीज़ आ जाओ। मेरे मालिक, उर्वा को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। वो दुआ मांगते हुए बच्चों की तरह रो रहा था। उसे अतराफ़ की कोई परवाह नहीं थी। आस पास के नमाजी उसे हैरत से रोते बिलखते देख रहे थे। हुरैन खाला और जामिन अंकल की खातिर ही आ जाओ। या खुदा, उर्वा की हिफाजत करना, उसे मेरी उम्र भी लगे, बस वो आ जाए। वो रोते हुए मुसलसल उर्वा की हिफाजत की दुआएं मांग रहा था। वो जब कमरे में आए तो हुरैन के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी जानिब लपके। हुरैन प्लीज़। बेड पर हुरैन के रूबरू बैठते हुए उन्होंने उन्हें खुद में भींच लिया। जामिन, मेरी बेटी। उनके सीने से लगी वो मज़ीद शिद्दत से रो पड़ी। हुरैन मेरी जान, प्लीज़ ऐसे मत करो। वो तड़प कर बोले थे। बेटी की याद और फिक्र के साथ उन्हें नदामत का एहसास भी था उस वक्त से जब हुरैन की निगाहें उन्हें उर्वा और रोहान के निकाह से रोक रही थी, मगर वो अपने भांजे के प्यार में सब नज़रअंदाज कर गए। जामिन, मुझे मेरी बेटी ला दें प्लीज़। पता नहीं वो कहाँ है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। प्लीज़ कुछ करें ना आप। वो बच्चों की तरह ज़िद करने के से अंदाज में बोली। अर्श ने कहा है ना वो ढूंढ रहा है, बहुत जल्द हम मिलेंगे अपनी बेटी से। उन्होंने खुद को रोने से रोकते हुए हुरैन को तसल्ली दी। पता नहीं कैसी होगी मेरी मासूम बच्ची, किस हाल में होगी। मुझे बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं जामिन, वो तकलीफ़ में है, ये मेरा दिल कह रहा है। माँ का दिल कभी झूठ नहीं कहता। वो हमें पुकारती है जामिन, प्लीज़ उसे ले आएं। देखें कितने दिन हो गए हैं उसे गए हुए, वापस ला दें मेरी बच्ची। वो उनका हाथ पकड़ती रोते हुए इल्तजा करने लगी। सब ठीक है हुरैन, वो अपने शोहर के साथ है, बेसाख्ता उनकी ज़ुबान से निकला, मगर अपनी बात पर वो खुद ही सर झुकाकर बिल्कुल खामोश हो गए थे। मगर कोई ऐसे करता है क्या? वो हम सबसे दूर क्यों ले गया है उर्वा को? मेरी बच्ची कभी हमारे बगैर नहीं रही जामिन, कुछ करें, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। अर्श को बोले ना, आप दोनों बाप बेटा कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो इस मर्तबा तेज़ आवाज़ में बिखरे अंदाज में गुर्राई थी। ये सब मकाफाते अमल है हुरैन, मेरे गुनाहों का कफ़ारा है जो मेरी बेटी मुझसे दूर है। चाची तुम्हारी गुमशुदगी पर कितना तड़पी होंगी, रोई होंगी। तुम्हारे साथ जो कुछ मैंने किया, कहीं आज मेरी बेटी। हुरैन ने उनके होंठों पर हाथ रखकर उन्हें बात मुकम्मल करने से रोक दिया और नफ़ी में सर हिलाने लगी। ऐसा नहीं है जामिन, प्लीज़ खुद को कसूरवार मत ठहराएं। वो उनके गले लगकर आवाज़ में नमी लिए बोली। हुरैन, मेरी बच्ची को अगर कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। वो उनके सीने लगी उन्हें तसल्ली देती रही।